अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग की एम जी कैट प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 की डिस्कशन करेंगे। बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फुल एफएससी सिलेबस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो हमारे पास ऑक्सीजन के एक एटम में 16 AMU होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे। जस्ट सिंपल आप लोगों ने 16 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 160। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ऑप्शन ए को क्यों करेक्ट नहीं किया। देखो हम लोग हमेशा जो है वो मॉलिक्यूलर मास को जो है वो AMU में एक्सप्रेस करते हैं और मोलर मास को ग्राम्स में करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सो दैट इज़ वाई हमारे पास 160 AMU जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है वो होगा। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो स्टोइकोमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप लोग इनको समझने की कोशिश करो तो ये सबसे आसान जो है वो क्वेश्चन होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल इस देखो बचपन में आप लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि अगर एक पेंसिल 5 रुपये की है तो 10 पेंसिलें कितने की होंगी। तो मीन्स ये बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन हैं अगर आप लोग इनको समझने की कोशिश करो तो। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 2 में कहता है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम मेटल्स इन 20 ग्राम ऑफ MgO। ठीक है, अब देखो हमारे पास हम लोगों ने क्या करना है कि मैग्नीशियम की जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड करनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका मोलर मास कितना है 24, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना है ओवरऑल 40। तो जस्ट सिंपल हम लोग 24 को 40 पे डिवाइड करेंगे, मतलब हम लोग मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ, तो हमारे पास जो है वो 60 आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 3 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द केनाल रेज एक्सेप्ट। तो हमारे पास ये जो केनाल रेज हैं ये गोल्डस्टीन ने जो है वो डिस्कवर्ड की थी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर भी, लेकिन हमारे पास इनकी जो E/M रेशो है वो ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, वो 1 पॉइंट समथिंग होती है, आप लोग बुक को कंसल्ट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो E/M रेशो है वो ज़ीरो नहीं होती। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सब लेवल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी। दिस स्टेटमेंट, तो हमारे पास ये अउबो प्रिंसिपल की जो है वो स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि इट इज़ अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होता है इसमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 में कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डबल्ड देन इट्स डेंसिटी बिकम। तो देखो हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो अगर हम लोग वॉल्यूम को डबल करते भी हैं तो डेंसिटी हमारे पास हाफ हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ PV ऑफ द गैस इज़ द यूनिट ऑफ, तो वो वर्क का यूनिट होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज और स्ट्रॉन्गर इन। तो हमारे पास ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं बेसिकली ये पोलराइजेबिलिटी पर जो है वो डिपेंड करती हैं, और हमारे पास पोलराइजेबिलिटी फर्दर हमारे पास जो है वो एटॉमिक साइज़ पर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हुई तो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगी। अब हमारे पास जो आयोडीन है, ठीक है, इसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जो है वो पोलर भी है या इसकी पोलराइजेबिलिटी अफेक्ट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 10th में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोवलेंट क्रिस्टल्स एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारे पास डायमंड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तीनों हमारे पास जो है वो कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आयोनिक क्रिस्टल है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि इफ़ द आयोनिक प्रोडक्ट इज़ लेस दैन KSP, ठीक है, तो हमारे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा। तो अगर हमारे पास KSP वैल्यू जो है वो ग्रेटर हुई आयोनिक प्रोडक्ट से, या हमारे पास अगर आयोनिक प्रोडक्ट जो है वो लेस हुआ KSP से, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
अब सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड कब होगा, सैचुरेटेड कब होगा, ये बुक में क्लियर कट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको मस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 में कहते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद प्राइमरी अमाइंस, और सबसे लीस्ट बेसिक जो होते हैं वो टर्शरी अमाइंस होते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 13 में कहता है कि व्हाट इज़ द एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन। तो एसिटिक स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए जस्ट सिंपल आप लोगों ने मोलैरिटी को जो है वो मोलर मैस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर मोलैरिटी 0.1 है और मोलर मैस ऑफ HCl जो है वो 36.5 होता है। जस्ट सिंपल आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है कि यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसका यूनिट DM6 पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, आप लोग इसको फाइंड कैसे कर सकते हो? जस्ट सिंपल आप लोगों के पास एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, मोल ओवर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर, ठीक है, 1 - n, और साथ में हमारे पास s की पावर -1। ठीक है, अब n क्या है? n हमारे पास जो है वो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो आप लोग n की जगह 1 पुट करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो यहाँ पे आप लोग 2 पुट करो। अगर 3 है तो n की जगह 3 पुट करो, और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो आप लोग इसकी जगह 0 पुट करो, तो आप लोगों के पास उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस कांस्टेंट या जनरल उसको याद कर लो, ताकि जो है वो पेपर में अगर फाइंड करना ही पड़े तो आप लोग इजीली जो है वो उसको कर लो। 15 में कहते हैं कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सॉप इज़ ड्यू टू। तो बेसिकली वो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है सॉप की, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो उसका क्लींजिंग एक्शन होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 16 में कहते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। ठीक है, ये ऑन सराउंडिंग नहीं है, बाय सराउंडिंग है। तो हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग जो है वो नेगेटिव होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों की बुक में साइन कन्वेंशंस मैंशनड है, तो आप लोग उनको मस्ट देखो, वहाँ से MCQ आने का चांस होता है। 17 में कहता है कि यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज़। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक प्लेस एट। तो ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एनोड पे होती है और रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में कहते हैं कि सिलेक्ट एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पीरियड के जो ऑक्साइड्स हैं, कौन से ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं। ठीक है, ये बुक आप कंसल्ट करो, वहाँ से ये चीज़ मस्ट देखो, यहाँ से भी MCQ आने का चांस होता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 में कहते हैं कि बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट इज़। हमारे पास जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद एलुमिनियम ट्राईऑक्साइड, और लास्ट पे हमारे पास है वो P4O10 होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 21 में कहता है कि बाय रिएक्टिंग थर्ड पीरियड एलिमेंट विद ऑक्सीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट गिव बोथ द पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो देखो, जब भी हम लोग जो है वो लिथियम को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा हमारे पास वो नॉर्मल ऑक्साइड्स देती है। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो सोडियम को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स के साथ साथ पर ऑक्साइड्स भी बनते हैं। अगर हम लोग पोटाशियम को जो है वो रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास पर ऑक्साइड्स भी बनते हैं और सुपर ऑक्साइड्स भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जो है वो रुबीडियम और सीजियम को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये चारों पॉइंट्स मस्ट याद हों, यहाँ से भी MCQ आने का चांस होता है। सो अब यहाँ पर जो है वो उसने पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स की बात की है, तो हमारे पास जो पोटाशियम होता है जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो वेनेडियम होता है उसकी हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है, और जिंक की जो है वो सबसे लोएस्ट बाइंडिंग एनर्जी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ ब्लैक गोल्ड। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब कुछ बुक्स में पेट्रोलियम का कहा गया है, कुछ बुक में जो है वो कॉयल का कहा गया है, लेकिन आप लोगों ने कौन सा फॉलो करना है जो आप लोगों की KPK की टेक्स्ट बुक में मैंशनड है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 24 में कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द होमोलोगस सीरीज एक्सेप्ट। ऑप्शन ए में कहते हैं कि सेम जनरल फार्मूला, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे पास कहता है कि डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर मेंबर्स बाय CH3 ग्रुप। नो, CH3 ग्रुप से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, बल्कि CH2 ग्रुप से जो है वो
डिफ्रेंशिएटेड होता है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। लेकिन आप लोग बाकी ऑप्शंस को भी देख लो, कहते हैं कि दे हैव सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहते हैं कि सेम जनरल फार्मूला बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रेजुअली चेंजेस, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन डी में कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो ये बात भी ठीक है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट ए है, ठीक है, ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। ये CH3 ग्रुप से जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, बल्कि हर एक मेंबर जो है वो दूसरे मेंबर से जो है वो डिफरेंट होता है बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 25 में कहते हैं द कंपाउंड दैट कैन नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तुम्हारे पास जो साइक्लोप्रोपेन है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इट अंडरगो द रिंग ओपनिंग टू गिव द ओपन चेन एडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 में कहता है कि CH4 ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट अंडर द 200 ATM प्रेशर, हमारे पास एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और हीट जनरेट होती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट 27 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलीमर। तो हमारे पास जो यूरिया है वो पॉलीमर नहीं है, बेसिकली इट्स अ माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, बाकी स्टार्च, पॉलीथीन और नेचुरल रबर जो है वो ये पॉलीमर्स हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो देखो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेशन होती है वो मोस्ट या मोर स्टेबल होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी हमारे पास लीस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास टर्शरी कार्बोकेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि इट हैज़ मोर हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये टर्शरी कार्बोकेशन है, सो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट 29 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड रिएक्ट मोर रैपिडली इन द SN2 रिएक्शन। तो देखो हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइड हैलाइड्स होते हैं ना वो मोस्टली SN2 रिएक्शन जो है वो देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे कौन सा प्राइमरी हैलाइड है। जिस तरह आप लोगों ने पिछले MCQ में, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ तो पता है कि टर्शरी कार्बोकेशन जो है वो ज़्यादा मीन्स मोस्ट स्टेबल होती है, लेकिन अब मेन चीज़ क्या है, आप लोगों ने यहाँ से उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। सो केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट दिस शिट कि आप लोगों ने जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है चीज़ें। मीन्स लाइक आप लोगों के पास केमिस्ट्री में मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड MCQs आते हैं। ठीक है, सो यही एप्लीकेशन बेस्ड MCQs है। अब स्टूडेंट को तो पता है कि लाइक टर्शरी कार्बोकेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन अब आइडेंटिफाई कौन करे। ठीक है, तो यही मेन चीज़ होती है, आप लोगों को एटलीस्ट आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए, तब जाकर आप लोग उस MCQ को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है कि किसी स्टूडेंट को पता है कि टर्शरी कार्बोकेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन आगे जाकर स्टूडेंट उस चीज़ को आइडेंटिफाई ही ना कर सके कि लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेशन या कार्बोनियम आइंस कौन से हैं। ठीक है, सो आप लोग इस चीज़ को भी साथ में मद्देनज़र रखा करो। अब जिस तरह MCQ नंबर 29 में जो है वो उसने बोला कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस देते हैं। अब ये बात तो हर बंदे को पता होगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आप लोगों ने अब जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता मींस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं, सेकेंडरी टर्शरी या हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेशन या कार्बोनियम आयंस कौन से हैं, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को सीखो। ठीक है, सो हमारे पास MCQ नंबर 29 में ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन देता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 30 में कहता है कि फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज सेम। हमारे पास जो E1 और SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 31 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन। अब हमारे पास जो टार्क और एनर्जी होती है इसकी डायमेंशन होती है mL²T-2, ये बात ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन भी सेम होती है mL/T-1। एनर्जी और वर्क की डायमेंशन भी सेम होती है mL²T-2, लेकिन मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन सेम नहीं होती। मास को हम सिंपल m में मेजर करते हैं, ठीक है, किलोग्राम में, सो इसकी डायमेंशन सिर्फ m होती है। ठीक है, m1 L0 TB0, लेकिन हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसको हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो दैट इज़ वाई इसकी जो हमारे पास मोमेंटम होती है वो mL²T0 होती है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। इन दोनों पेयर्स की जो डायमेंशन है वो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज। तो हमारे पास देखो यार सिंपल आप लोग इसको कंसिडर कर लो ना, अगर आपको ये एमसीक्यू रटा हुआ है, आपने पहले ये कहीं देखा हुआ है, तो आप लोग सिंपल 45 को टिक करोगे। लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, नीचे सॉल्यूशन मेंशन्ड है, आप लोग इसको देख लो। ठीक है, लाइक ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ए डॉट बी के इक्वल है। ठीक है, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो जस्ट सिंपल आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को एक साइड पे ले आओ, दूसरी साइड पे हमारे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, ए बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो साइन और कॉस होता है ये tan के इक्वल होता है, तो हम लोग लिखेंगे tan इज इक्वल टू 1। और देखो हमें पता है कि हमारे पास tan जो है वो किस एंगल पर 1 होता है, तो tan हमारे पास जो है वो 45 डिग्री पर जो है वो 1 वैल्यू देता है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द एंगल फॉर द विच पेयर ऑफ एंगल। यार ये एमसीक्यू मैंने पहले भी प्रैक्टिस टेस्ट में काफ़ी मरतबा दिया था। आप लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखने हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमारे पास जो है वो जो रेंज होती है प्रोजेक्टाइल की वो सेम होती है। अब यहाँ पे आप लोग इन सारों को प्लस करो, जिसकी वैल्यू 90 के इक्वल आती है, तो आप लोग उसको जो है वो आंखें बंद करके टिक लगा लो। ऑप्शन ए में आप लोग देखो 60 + 30 जो है वो 90 होती है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 34 में कहता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो वो पावर की इक्वल होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, हमारे पास मूवमेंट ऑफ मोमेंटम को जो है वो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ द वॉच इज़, तो हमारे पास जो वॉच का स्प्रिंग होता है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 37 में कहते हैं कि बम एक्सप्लोड्स ऑन द मून, कहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द साउंड टू रीच द अर्थ। देखो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और उनके लिए जो है वो मीडियम रिक्वायर्ड होता है, और हमारे पास जो है मून पे कोई मीडियम नहीं होता, सो दैट इज़ वाई हमारे पास साउंड जो है वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं सकेगी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 38 में कहते हैं कि साइलेंस जोन टेक प्लेस ड्यू टू, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है साइलेंस जोन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू में 39 में कहता है कि इन वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम, हमारे पास वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 40 में कहता है कि 2500 जूल ऑफ द हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम वाइल द सिस्टम डज 1000 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, 25,000 हीट हम लोग सिस्टम को दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 1000 जूल ही जो है वो वर्क कर, यह कहते हैं कि कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमारे पास जो डेल्टा यू होता है, लाइक इंटरनल एनर्जी होती है, वो हीट सप्लाइड माइनस वर्क डन की इक्वल होता है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट सिंपल दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो आप लोगों के पास जो है वो टोटल या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना बन जाएगा 1500। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41 में कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज एफ, कहते हैं कि इफ़ वन ऑफ द चार्ज इज़ डबल्ड। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज की बात कर रहा है, आप लोगों ने इस चीज़ को मस्ट जहन में रखना है कि वो सिर्फ एक चार्ज की बात कर रहा है या दोनों की कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज की बात की है। ठीक है, कहते हैं कि एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ हाफ, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज बॉडी विल बी। तो देखो यार मैंने आप लोगों को जो है वो पहले भी इस तरह के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने जस्ट सिंपल जो है वो रिलेशन लिखने। अब यहाँ पे कूलम फोर्स की बात हो रही है, जो कि हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्केल की इक्वल होती है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोगों ने जो है वो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, इस तरह की स्टेटमेंट्स में उन वैल्यूज़ को इग्नोर करना होता जिसका स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया गया होता। अब स्टेटमेंट में उसने चाहे वो Q1 की बात की या Q2 की बात नहीं की, सो दैट इज़ वाई हम लोग चाहे वो आगे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग Q2 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, जो फार्मूला होगा उसमें हम लोग Q2 को इग्नोर करेंगे, बाकी आप लोग एस्टेज वैल्यूज़ मेंशन करोगे। अब उसने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि हम लोगों ने एक चार्ज को डबल किया है, सिर्फ एक चार्ज को डबल किया है, इसलिए हम लोग Q1 की जगह 2 लिख लेंगे और Q2 को इग्नोर कर लेंगे। ठीक है, अगर वो चार्ज 2 का भी कहता है कि उसको भी डबल किया, फिर आप लोग उसको भी जो है वो फार्मूला में कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने फिर नहीं करना। और डिस्टेंस का उसने बोला कि डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, तो देखो डिस्टेंस को भी जो हम लोगों ने, आप लोग नीचे जो सोल्यूशन है उसमें आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने डिस्टेंस की जगह 1/2 जो है वो पुट कर दिया और उसका स्केयर ले लिया, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस के स्केयर की इक्वल होता है ये। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो जस्ट सिंपल आप लोग इसको आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने और आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ 8F,
ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 42 में कहता है अम्पेयर हॉर इज़ द यूनिट ऑफ, तो वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज का यूनिट होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 43 में कहता है कि टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ, तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 44 में कहते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, तो अगर हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ना ही इंक्रीज़ होगी और ना ही डिक्रीज़ होगी, वो रिमेन सेम होगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे आप लोगों से वो इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो आप लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको मस्ट ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 45 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कैथोड रे इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 में कहता है कि द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग जो है वो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 47 में कहता है कि इफ द फ्रिक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो आप लोग जस्ट इस फ्रिक्वेंसी को डिवाइडेड बाई 2 कर लो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, 30 हर्ट्ज। 48 में कहता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी बिकम्स डबल देन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम इट विल बिकम, तो देखो अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमारे पास जो एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर लाइक टी की पावर 4। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास उसने टेम्परेचर को जो है वो क्या किया है, डबल किया है, तो हमारे पास डबल किया है तो आप लोग फर्दर उसका जो है वो उसकी पावर 4 ले लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस लॉ के मुताबिक उसने कहा कि एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो आप लोगों के पास जो है वो ओवरऑल हमारे पास जो एनर्जी होगी वो 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ होगी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 49 में कहता है कि इन हीलियम नियॉन लेज़र द लेजिंग आर द एक्टिव एलिमेंट इज, तो हीलियम नियॉन लेज़र में हमारे पास जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो नियॉन ही होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 50 में कहते हैं द 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज इक्वल टू, हमारे पास जो 1 डिसइंटीग्रेशन होती है पर सेकंड वो किसकी इक्वल होती है, वो 1 बेसिकुलर के इक्वल होती है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 51 में कहता है कि द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट इज, तो जो थोरेसिक डक्ट होता है वो लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि फॉर द डिफेंस अगेंस्ट द वायरसेस द बॉडी प्रोड्यूसेस, तो जब भी वायरस जो है वो अटैक करता है बॉडी के ऊपर तो बॉडी जो है वो इंटरफेरॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 53 में कहता है द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, तो फर्स्ट पार्ट को ड्यूडिनम कहते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 54 में कहता है कि एबनर्स ग्लैंड्स ऑन द डॉर्सल सर्फेस ऑफ द टंग स्क्रीट्स एंड एंजाइम, तो हमारे पास जो एबनर्स ग्लैंड होता है वो टंग की डॉर्सल साइड पे होता है, ये भी आप लोगों के पास एक एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है, कि एबनर्स ग्लैंड जो है वो टंग पे किस लोकेशन पे होता है, तो वो टंग की डॉर्सल साइड पे होता है, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या सिक्रीट करता है, वो लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 55 में कहता है प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो हमारे पास जो रिस्पायरेशन होता है वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 56 में कहता है कि विच वीन हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हमारे पास जितनी भी वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट 1 वीन जिसको हम लोग पल्मोनरी वीन कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है। 57 में कहता है कि ब्लड फ्लो इन मिलीमीटर्स पर मिनट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टू द स्किन, तो एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास जो स्किन को ब्लड जाता है वो कितना होता है, वो 1900 मिलीलीटर होता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बुक में आप लोगों के पास टेबल होगा, उस टेबल को आप लोग मस्ट देखो और उसमें एक चीज़ नोट करो कि नॉर्मल कंडीशन में और एक्सरसाइजिंग कंडीशन में हमारे पास जो ब्लड होता है वो ब्रेन को जो है वो कॉन्स्टेंट ही जा रहा होता है, ठीक है, लाइक वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि उस टेबल को मस्ट देखो कि लाइक कहाँ एक्सरसाइज के दौरान हमारे पास कहाँ पे ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, किस बॉडी पार्ट में ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है, किस में डिक्रीज़ हो रहा है और किस में जो है वो रिमेन सेम है या किस चीज़ में कांस्टेंट है, तो आप लोग ये पॉइंट मस्ट जाकर जो है वो ये सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देखो। नेक्स्ट एमसीक्यू 58 में कहता है कि विच टाइप ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज़ अ रैपिड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन,
तो जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है ये रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 59 में कहते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम द सोर्स ऑफ एसिलिमेशन, ठीक है, टू द सोर्स ऑफ सिंक, तो उसको हम लोग जो है वो ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 60 में कहते हैं कि कार्निवोरस प्लांट्स इंक्लूड, तो हमारे पास जो पिचर प्लांट होता है वो कार्निवोरस प्लांट होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 61 में कहते हैं अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन बट मे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, तो अपेंडिक्स को जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है लेकिन ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि मॉडर्न हॉर्स इज कॉल्ड, तो मॉडर्न हॉर्स को जो है वो एक्वस कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 63 में कहते हैं द फोर्स दैट इनिशिएट्स द एवोल्यूशन, तो उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 64 में कहता है कि एंजाइम्स कैन बी मेड फंक्शन लेस, तो एंजाइम्स को हम लोग फंक्शन लेस बना सकते हैं बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट ब्लॉक होगी, रिएक्शन नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास वो एंजाइम जो है वो फंक्शन लेस हो जाएगा, ठीक है। लाइक किसी भी इनहिबिटर के थ्रू हम लोग उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दें, ठीक है, तो हमारे पास वो उस एंजाइम का कोई फंक्शन नहीं रहेगा पीछे फिर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 65 में कहते हैं नेम द फैक्टर विच कैन नॉट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, तो अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो टेम्परेचर और पीएच को जो है वो टिक किया होगा, या कुछ लोगों ने ऑल ऑफ दीज को भी टिक किया होगा, लेकिन स्टेटमेंट को आप लोग मस्ट देखा करो। यहाँ पे उसने बोला कि विच कैन नॉट अफेक्ट, तुम्हारे पास टेम्परेचर और पीएच अफेक्ट करते हैं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसकी एक्टिविटी पर कोई अफेक्ट नहीं करता। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 66 में कहता है टू चैम्बर हार्ट इज़ फाउंड इन, तुम्हारे पास जो फिशेज होती हैं उनमें जो है वो हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ नो एलिमेंट्री कैनाल, तो जो एस्कैरस होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 68 में कहता है कि एक्शन ऑफ पैराथार्मोन हार्मोन इन द बॉडी इज़, तो जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 69 में कहता है कि फाइंड मिस मैच, हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है वो T3 T4 और कैल्सिटोनिन को जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो ये सही से मैच्ड नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने पहले बात की कि हमारे पास जो कैल्सिटोनिन होता है ये भी थायराइड ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो मिस मैच्ड है। पेंक्रियाज जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है और गोनेड्स जो है वो ओवरीज एंड टेस्टिस सिक्रीट करते हैं। ये सारे ऑप्शन ठीक है एक्सेप्ट ऑप्शन बी, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे पास पैराथार्मोन हार्मोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 70 में कहता है कि विच हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड एमरजेंसी, तो हमारे पास जो एड्रेनलिन होता है उसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस एंड एमरजेंसी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 71 में कहते हैं कि हाइपोथैलेमस कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड वाई, तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है इन्फंडिबुलम के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 72 में कहता है कि फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन इज़, हमारे पास जो ग्लूकागोन होता है ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को जो है वो मेंटेन करता है। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो ये क्या करता है कि ये ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और बॉडी की नीड्स को जो है वो पूरा करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका फंक्शन ये होगा कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 73 में कहता है कि इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज़ ड्यू टू, तो बेसिकली वो डिक्रीज्ड वाटर सप्लाई की वजह से होता है। जब भी आप लोगों की बॉडी में जो है वाटर सप्लाई कम होती है तो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन को जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि हमारे पास क्या करता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो करता है और बॉडी में जो है वो उसको उसकी कमी को पूरा करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 74 में कहता है कि हार्मोन रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन एंड मेमरी ग्लैंड्स, तो हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन और मेमरी ग्लैंड्स को, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 75 में कहते हैं कि टिपिकल सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज़, तो वो 20 नैनोमीटर वाइड होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 76 में कहता है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कनेक्ट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी, तो हमारे पास जो एक्सॉन होता है ये कनेक्ट करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द सेल बॉडी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 77 में कहता है सेल हैज़ न्यूक्लियस इज कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज एंड हैज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, तो हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 78 में कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल द लाइजोसोम्स आर एब्सेंट, हमारे पास जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, तो उनमें लाइजोसोम्स जो है वो नहीं होते। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
79 में कहता है कि विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो हमारे पास एनिमल्स के केसेस में हमारे पास जो अबंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है? कोलाजन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 80 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइब्रस प्रोटीन। तो हमारे पास जो कोलेजन है वो फाइब्रस प्रोटीन्स है और बाकी हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन और हार्डिन ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 81 में कहते हैं कि ओलिक एसिड इज अ फैटी एसिड विद द 18 कार्बन एटम्स। कहते हैं कि इट ब्रेक डाउन into 9 acetyl groups. It is estimated that 9 acetyl groups would generate dash ATPs. तो हमारे पास जो एक एसिटाइल ग्रुप होता है वो 12 ATPs बनाता है, तो 9 का आप लोग अगर हिसाब लगाओ तो वो 108 ATPs जो है वो बन जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 82 में कहता है कि कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस विद इन। हमारे पास जो कैल्विन साइकिल होता है वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो है वो हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 83 में कहता है 3 नॉन इन्फेक्टिव जीन्स इन HIV। तो हमारे पास जो ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है उसके 3 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन इन्फेक्टिव होते हैं। अब वो 3 जीन्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास गैग, दूसरा है हमारे पास पोल और तीसरा हमारे पास जो है वो इन्फ ENV। अब ऑप्शन डी को आप लोग थोड़ा करेक्ट भी कर लो, ये गैप नहीं है, ठीक है, ये गैग है। नेक्स्ट 84 में कहते हैं आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैटालाइज्ड यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो RNA को जो है वो DNA में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 85 में कहता है द जीनोम ऑफ मोस्ट एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स। तो हमारे पास मोस्टली एनिमल्स और हायर प्लांट्स का जो जीनोम होता है वो DNA होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 86 में कहता है कि हैव क्लीन हैंड्स इम्प्लाइज। तो हैव क्लीन हैंड्स का मतलब क्या है? नॉट बीइंग गिल्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 87 में कहता है कि ब्रिलियंट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू। तो ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 88 में कहता है कि प्रोफेशनल एंड डैश आर एंटोनम्स। तो प्रोफेशनल का एंटोनम क्या है? एमेच्योर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 89 में कहता है कि इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली लास्ट नाइट सिंस लास्ट नाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोगों को सिंस और फार का यूजेज मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। 90 में कहते हैं कि आई इंसिस्ट डैश द विड्रॉल ऑफ योर स्टेटमेंट। आई इंसिस्ट ऑन द विड्रॉल ऑफ योर स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 91 में कहता है देर आर डैश फिशेज इन द पाउंड, देर आर मैनी फिशेज इन द पाउंड। अब आप लोगों को मैनी और मच का जो है वो यूजेज पता होना चाहिए। मच हम लोग जो है वो नॉन काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि जूस हो गया, राइस हो गया, पेशेंस हो गई, हैप्पीनेस हो गई, ठीक है। लेकिन मैनी हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब भी कोई काउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम लोग मैनी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास बुक्स, आइडियाज़, लीव्स, शूज़। अब यहाँ पर फिशेस था, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग मैनी यूज़ करते हैं। अब देखो आप लोगों के पास इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात का कोई स्पेसिफिक सिलेबस की MU ने नहीं दिया, ठीक है। सो इसमें से जनरल MCQs होते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रीपोजिशन और ये सेंस वार और इस तरह की चीज़ों पर फोकस करो, यहीं से MCQ आते हैं। नेक्स्ट 92 में कहते हैं कि ही इज़ ग्रीविंग डैश हिज डिसीज्ड फादर। ही इज़ ग्रीविंग एट हिज डिसीज्ड फादर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 93 में कहते हैं कि विच वन इज़ प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगेंस्ट है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। बाकी ये यूजुअली, सॉरी, लाउडली, सो और बी ये प्रीपोजिशंस नहीं है। नेक्स्ट MCQ नंबर 94 में कहता है आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गोट डैश शुगर फॉर मेकिंग द टी। आई एम अफ्रेड वी हैव नॉट गोट एनी शुगर फॉर मेकिंग द टी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 95 में कहता है कि आई एंजॉय डैश टेनिस। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो टू प्ले को जो है वो चूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पे टू प्ले नहीं आएगा। आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस, ठीक है। अगर यहाँ पर होता आई लाइक डैश टेनिस तो तब हम लोग बोलते कि आई लाइक टू प्ले टेनिस, लेकिन यहाँ पर आई एंजॉय है तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट ये 61 नहीं है, ये 96 नंबर MCQ है। कहता है द नेम ऑफ द सहाबा अबाउट हुम द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड द पैराडाइस इज़ ड्यू फॉर यू। तो वो उन्होंने जो है वो हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला के लिए कहा था कि द पैराडाइस इज़ ड्यू फॉर यू। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि डैश इज़ द, बल्कि ये 62 नहीं है, ये 97 है। डैश इज़ द नेम ऑफ कैमल ऑन विच द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन टू मदीना। तो उस ऊँटनी का नाम जो है वो कस्वा था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 98 में कहता है टू विच प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह। तो हमारे पास जो 4 आसमानी किताबें थी उसमें से जो ज़बूर थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 99 में कहता है विच कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वार्ड ऑफ अल्लाह। तो ये जो स्वार्ड ऑफ अल्लाह था ये टाइटल किसको दिया गया था? हज़रत खालिद बिन वलीद को। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट 100 नंबर MCQ में कहता है कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। तो ये दोनों जो है वो ब्रदर्स थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ये तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।